बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ लोग अपनी राहें जुदा कर रहे हैं। लोगों का मानना यह है कि हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ पॉलिसी नहीं अपना सकते। लोगों का मानना यह है कि 9 मई को जो वाक़यात हुए थे उसकी मजम्मत होनी चाहिए और हम सियासत को ही खैर बात कह देंगे। कुछ लोगों के बारे में इत्तलात ये हैं कि वो एक नई पार्टी बनेगी, उसका हिस्सा बन जाएंगे, और कुछ लोगों के बारे में इत्तलात ये हैं कि वो सियासत को कुली तौर पे खैर बात कह जाएंगे। जिसमें आमिर कयानी साहब थे, उन्होंने ये कहा कि मैं PTI नहीं छोड़ रहा, मैं सियासत को छोड़ रहा हूँ। जयप्रकाश का भी यही कहना था कि मैं PTI नहीं छोड़ रहा, मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ PTI को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ बड़े नाम भी थे और कुछ ऐसे नाम भी थे जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फ़ारूक हबीब ने ट्वीट करके ये लिखा कि इन लोगों को PTI ने टिकट ही नहीं दिए थे, बल्कि इनकी जगह दूसरे अफराद को टिकट दिए गए थे। ये मामला एक तरफ, दूसरी तरफ कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था, उस इजलास के फैसलों की तौसीक आज वफाकी काबीना ने की है कि शरपसंदों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा, गिरफ्तारी अमल में लाई जाएंगी, करार वाकई सज़ा दी जाएगी। एक तरफ ज़मान पाक में भी आज ज़िला इंतज़ामिया पहुंची, मुज़ाकरात हुए, TOR सेट हुए। अब उसके बाद आगे का मंजरनामा क्या होगा, इस पर कुली तौर पे बात करते हैं। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में PTI में जिस हद तक छांट हो रही है, ये छांट कितना अरसा जारी रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, एक तो मैं आपको बता दूं कि 82 लोग हैं पूरे पाकिस्तान से जो PTI छोड़ रहे हैं, यानी कौमियों सूबाई की तफरीक को खत्म, सूबाई ओहदेदारान फलां 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 फलां। सही, मुझे नहीं पता इनके ज़मीर जागे हैं, मुझे नहीं पता कि ये वाकई जो बात कह रहे हैं वही ठीक है, मुझे नहीं पता कि इन पर कोई प्रेशर है या क्या मामला। 82 लोग जा रहे हैं, ये मुसद्दक़ा इत्तला, ये मुसद्दक़ा इत्तला है। लेकिन अब तो इमरान खान ने खुलकर इस बात की मजम्मत कर दी है ना, खुलकर, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा कर दी है। और उसने कह दिया है कि ये करने वाले लोग हमारे नहीं हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं, और वाकई मजम्मत करनी चाहिए थी। और ये एक बड़ा अहम और बड़ा ज़रूरी चीज़ थी। मजम्मत के बगैर गुजारा भी नहीं था। रियासत के खिलाफ अगर नहीं, तो रियासत के खिलाफ तो खड़े होना ही नहीं चाहिए। को जो भी सियासी जमात रियासत के खिलाफ खड़ी होगी वो अब मैं समझता हूं उसको सियासत का हक ही नहीं। अच्छा राना साहब, इस पे मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी तरफ मैं वापस आऊँगा। इसी बीच जब बात हो रही है कि पार्टी को छोड़ के जाने वाले, आपने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस साबिक रुकन रहे हैं, अभी हालिया PTI को छोड़ा है महमूद मौलवी साहब, ताल्लुक़ कराची से। महमूद मौलवी साहब ने बहुत अच्छी वोटों के तनासुब से जीत हासिल की थी। महमूद मौलवी साहब बहुत मशहूर है आपके वक्त के, आपने पार्टी को छोड़ा। PTI चेयरमैन मजम्मत कर रहे हैं 9 मई के वाकयात की, वो ये भी कह रहे हैं कि जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पार्टी को छोड़ने की वजूहात क्या है? देखिए, मेरे पार्टी को छोड़ने की एक ही वजूहत है कि ये जो फौजी लोगों की शोधा की जो है बेहुरमती हुई, और दूसरी देखें फौजी इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो इशू हुए हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त। सही। और उसकी वजह यह है कि मेरा एक अपना पर्सनल जाती व्यू ये है, मेरा खान साहब से कोई और डिफरेंस ऑफ नहीं है सिवाय फौज का। जो देखें ये जो हुआ है ना, ये 70 साल की हिस्ट्री में नहीं हुआ। और मैंने 2 जंगें देखी हैं, ठीक है ना, बहुत सिविल राइट्स देखे हैं, मगर हम अपने फौज को और अपने नेवी एयरफोर्स इनको अगर डैमेज करेंगे, ठीक है ना, तो ये हम समझे कि हम मुल्क को डैमेज कर रहे हैं। उसकी वजह है कि ये हमारे, मेरे हिसाब से ये हमारे रीढ़ की हड्डी है। यानी आप अपने दिफा को डैमेज कर रहे हैं। महमूद साहब, क्या आप सियासत को अलविदा कह दिया है? पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं? मैं एक बात बताऊं ना, मैं बता दूं ना, मैं मुस्लिम लीग नून में जा रहा हूं, ना मैं कोई ऐसा सियासी आदमी हूं। मैं सियासत से इस्तीफा दे के घर पे बैठूंगा या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाऊंगा, मैंने पहले भी कहा है। उसकी वजह यह है
कि देखें, मैं सियासत में एक कॉज के लिए आया था। मैं सियासत में फौज से जंग करने नहीं आया था, और ये फौज मेरी है और मैं अपने फौज की इज्जत करता हूं और हमेशा लोगों से कहता हूं, देखें, या तो जब तक ये इंस्टीट्यूशंस हमारे बन जाए ना, हमारे इंस्टीट्यूशंस कुछ उनमें जान नहीं है। आप मुझे बताएं, हम फौज क्यों करते हैं? ये पॉलिटिकल पार्टीज बैठती नहीं है एक साथ, जरा सा बात हो तो कहते हैं हम फौज से बात करेंगे, तो फिर फौज को इल्जाम क्यों देते हैं? या तो ये साथ बैठना सीखे ना। उन्होंने कहा हम आपस में बैठ के इसको सॉर्ट आउट करेंगे, वो आपस में खुद बैठना नहीं चाहते। जो हुकूमत में आता है वो दूसरे कहता है मैं फौज को लेके आऊंगा। अच्छा महमूद साहब, इमरान खान ने कुछ 6 दफ़ा इस पे मजम्मत भी की है और 2 दिन से तो उन्होंने बड़े सख्त तरीन अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं कि ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, सख्त तरीन सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं खान साहब से हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूँ कि ये चीज देखें कि यहाँ पे गए कौन लोग थे, और अगर जो गए थे वो चाहे किसी पार्टी के हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के हों, चाहे वो सिस्टम के हों, चाहे वो पार्टी के हों, अक्रॉस द बोर्ड उनको सजाएं होनी चाहिए। अगर आज उनको सजा नहीं होगी, हम एक सिविल वॉर के लिए जाएंगे, बहुत अच्छी बात हो जाएगा। इसको हमको ओपनली सजा देनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। अच्छा, महमूद मौलवी साहब, अगर पीटीआई चेयरमैन मुस्तकबिल करीब में यानी 2-4 दिनों के अंदर शफाफ तहकीकात के तनाजुर में जो भी अफराद मंजर आम पे आते हैं उनसे लाताल्लुकी का ऐलान कर देते हैं, तो क्या आप वापस पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करेंगे? देखिए, मैं असल में सियासत से थक गया हूँ उसकी वजह, मगर मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों के साथ, अगर हमारे पीटीआई चेयरमैन कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने ये किया है इनसे लाताल्लुकी करते हैं, इनको पार्टी से निकालते हैं और कहते हैं कि जी इन लोगों को सजाएं दें, तो ये बड़ी खुशाइन बात। देखें, एक इत्तेफाकात ये नहीं होते हैं कि हर शहर में फौज के ऊपर जो है, जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर ये हुआ है। ये किसी एक शहर में होता तो इत्तेफाक होता, मैं कहता पिंडी में होता इत्तेफाक होता, मैं कहता पेशावर में होता इत्तेफाक होता, हर जगह इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं जो हूँ बेसिकली, आज भी मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ खान साहब की, मगर मेरा कहना यह है कि खान साहब जो है, जो भी लोग इन्वॉल्व है, कोई भी, देखिए मैं बताऊं, देखिए इसमें मौलवी साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, आप कहें या ना कहें, पूरा पाकिस्तान ये चाहता है कि जिन लोगों ने ये घिनौना खेल खेला है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लक रखते हो, कहीं से भी तल्लक रखते हो, उनको कैफरे करार तक पहुंचाना चाहिए। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हमको सजा देना। आप मौलवी साहब बड़े आपके मतलब मशहूर है कि ईमानदार भी हैं और आपने बड़ा डेड ऑनेस्ट सारा कुछ किया है, कप्तान के साथ भी आपका एक अच्छा तल्लक है और आज भी आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल कप्तान से मुझे कोई गिला नहीं है, बस ये है कि जो भी हो, नहीं कोई गिला नहीं सिवाय ये। आप समझते हैं कि कप्तान ऐसी कोई हदायत जारी कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से करना चाहिए उसकी। नहीं, मैं कह रहा हूं, राणा साहब का पूछना यह है कि क्या आप ये समझते हैं कि कप्तान की हिदायत के ऊपर ये शरपसंदाना इकदाम उठाए गए? देखिए, मैं बताऊं, कप्तान क्योंकि चेयरमैन साहब थे नहीं, मगर उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जिन्होंने इन जगहों का तयन किया है। ये सोचे, देखें मैं आपको बता दूं, इन जगहों का तयन जिन्होंने किया है उनको खान साहब को एड्रेस करना पड़ेगा, उन लोगों को कि ये जगहों का तयन। अगर मैं आज तारिक रोड के ऊपर धरना रखता हूं तो मुझे बाउंड है कि जो है राइट्स होंगे तो दुकानें उठी जाएंगी। तो महमूद मौलवी साहब, आप ये समझते हैं कि ऐसे अफराद जिन्होंने निशानदही की या जिन्होंने प्रोवोक किया वो पार्टी में आला ओहदों पे? बिल्कुल, उसकी वजह देखे ना, कुछ लोगों की वजह से देखे ना, ये वो पीटीआई जो कि आसमान को छू रही थी, आज लोगों के जहनों में ये मसाइल खड़ा हो गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये लोग जिन्होंने आग लगाया, देखे ना, वहां पे जो शहादतें हुई हैं, शहादतें मैं आपको फिर बता दूं, ये मीडिया के ऊपर नहीं हुआ है, शहादतें दूसरे साइड से भी हुई है, हमारे अफवाज की भी शहादतें हुई हैं। महमूद साहब, जो वफाकी हुकूमत सोच रही है
कि बयानात भी मंजर आम पे आ रहे हैं। निगरान हुकूमत पंजाब ने भी कुछ शवाहिद इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हैं। पार्टी को बैन करने के हवाले से भी क्या हिमायत करते हैं आप? नहीं, मैं पार्टी को बैन करने से कोई हिमायत नहीं करूंगा। उसकी वजह है कि अगर आप किसी भी पार्टी को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे वो डेंजरस है। मैं कभी भी, हम डेमोक्रेसी को करते हैं, पार्टी को बैन नहीं करना चाहिए, मगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, चाहे वो कोई भी हो, अक्रॉस द बोर्ड। आपने कराची में एहतजाज हुआ, आपने कराची में एहतजाज होते देखा, हैदराबाद में भी एहतजाज हुआ, आपको कौन से लोग नजर आए जो इसको मिस हैंडल कर रहे थे? देखिए, उसकी वजह ये है कि ये क़यादत के कुछ लोग हैं, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा, मगर मेरा कहना है कि खान साहब को खुद, ठीक है ना, इनको देख के इसको नहीं, आपको नाम तो लेने चाहिए ताकि निशानदेही हो जाए। आप जैसे मुहिब वतन लोग जो हैं, देखिए मैं तो निशानदेही करनी चाहिए ना। देखिए, मैं उसकी वजह बताऊं, मैं उसकी वजह बदकिस्मती से मैं कराची में था नहीं, तो मैं आज किसी का नाम लूंगा वो ज्यादती होगी जब तक मेरे पास 100% प्रूफ ना हो। देखिए, मैं वो आदमी हूँ कि कल आप, मैं कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि कल आप बोलेंगे नहीं आपने नाम ले लिया। देखिए, जब मैं था नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। इंक्वायरी करें, यानी शवाहिद अगर मौजूद नहीं होंगे तो ये बहुतान तराजी में आएगा। बिल्कुल। देखिए ना, मैं कहता हूँ 100% शवाहिद निकाले कि ये साहब है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा बेटा हो, उन्होंने कहा पकड़ के ले जाए उसको। अच्छा मौलवी साहब, आप ये कह रहे हैं कि मैं सियासत में एक कॉज के लिए आया था। अब वो कॉज जो है वो किसी और सियासी जमात में क्या आपको पूरा होता दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से आपने कह दिया कि मैं सियासत को ही छोड़ रहा हूं? देखिए, मैं बताऊं, बदकिस्मती से देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम ज्यादातर लोग, देखिए ज्यादातर, मैं कहूंगा 99% पार्टीज में हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी है ही नहीं। जिस पार्टी में जाएं वहां पे डिक्टेटरशिप है, और जब तक पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं आई, बोलने के जो है हिम्मत नहीं होगी। देखिए ना, खान साहब कहते थे जो है बुत तोड़ो, खौफ का बुत तोड़ो। बुत तोड़ने की बात है ना, चाहे किसी पार्टी में आप हो, उनको कहे नहीं जी ये गलत कर रहे हैं आप, मगर वो कहने की हिम्मत नहीं होती लोगों में, चाहे कोई भी हो। देखिए, जिस दिन हम ये होगा, ये मुल्क कहां से कहां चले जाएगा। और मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अक्रॉस द बोर्ड सारे पार्टीज की बात कर रहा हूं। मौलवी साहब, आपके जो ख्यालात हैं वो कुछ दीगर लोगों से मुख्तलिफ हैं। यानी आप ये बात कर रहे हैं कि मुझे खान साहब से कोई इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ इस इशू के ऊपर इख्तलाफ है। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि मैंने पार्टी को छोड़ा है तो किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। पीटीआई ये बिलीव करती थी कि मौजूदा हुकूमत जो है ये बैड गवर्नेंस का मुजाहिरा कर रही है, तो वो लोग जो पीटीआई को अब छोड़ के इन जमातों में शामिल हो जाएंगे जिनका ताल्लुक विफाक में इत्तेहादी जमातों से है, तो उन शख्सियात के बारे में आपकी क्या राय? देखिए, मेरा कहना, देखिए हर एक का अपना वो है। कुछ लोग जो है ना, वो बेसिकली, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं सियासत में रिटायरमेंट के बाद एक कॉज के लिए आया था। मैं वो 30-40 साल का या 45 साल का आदमी, मेरी एज नहीं है, जो कि मेरे पास मेरे हिसाब से लिमिटेड टाइम रह गया है। देखिए, अगर आप 65 के बाद है तो क्या आपके पास वक्त रह गया है, तो आप अपने हिसाब से चले ना। देखिए ना, मैं कहूँ कि जी मैं 20 साल में ठीक कर लूंगा। मालिक आपको सलामत रखे, और आपकी जो ख्वाहिशात हैं, नई ख्वाहिशात हैं, उनकी तकमील के लिए भी आपको हिम्मत और हौसला अता फरमाए। सर, मेरी दुआ ये है कि ये मुल्क तरक्की करे, और ये मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा जब कानून की बालादस्ती हो। देखिए ना, पीटीआई का मंशूर था, ठीक है, तहरीक इंसाफ। आप ये देखें ना, 3.5 साल हमने हुकूमत की, ठीक है ना, हमको जो है इंसाफ के ऊपर हमने करना चाहिए था कि जी लोगों को इंसाफ मिले। देखिए, हम आज बड़े बड़े केसेस की बात करते हैं, आप छोटे लोगों को जाके तो देखें कि सेशन जजों में और मजिस्ट्रेटों के पास क्या हालत है लोगों की। सालों साल केस चल रहे हैं, सालों साल केस चल रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। इधर देखे ना, 10-10 साल, 5-5 साल से लोग केस चले, लोग कोर्टों में जाके अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए जो इकदाम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। 9 मई के वाक़यात और सानेहात के बाद ये फैसला किया गया कि पार्टी को छोड़ दिया जाए, सियासत को खैर बात कह दिया। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी हालात क्या बेहतरी की तरफ गामजन होंगे? ये जो केओस है, क्या इसमें कमी वाक़ई होगी? हालात में बेहतरी का इम्कान किस तरफ से रोशन होगा? पाकिस्तान में मुआशी अबतरी की तरफ हम जो गामजन हैं, उससे वापसी का रास्ता किस तरीके से अपनाया जा सकता है? सियासी तौर पे जो माहौल इस वक्त बन चुका है, उसमें बेहतरी का रास्ता कौन निकालेगा? इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो बड़े इबहाम पैदा हो रहे हैं, उससे बेहतरी का रास्ता कौन निकालेगा? और आज एक जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया यूब में, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब के काफिले के ऊपर जो खुदकुश हमला हुआ है, ये जो मामलात हैं ये किस तरफ को जा रहे हैं, इसी बारे में बात करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुफ्ती साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मुफ्ती साहब, पाकिस्तान में सियासी तौर पे हफ्ज़दा माहौल हमने बेशतर अदवार में देखा है। मौजूदा सूरत हाल में क्या आप समझते हैं कि हम बंद गली में हैं या हमारे पास कोई इस गली से वापसी का रास्ता मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात तो ठीक नहीं हैं, ये इससे तो इत्तेफाक है कि हालात इसलिए ठीक नहीं है कि वो सियासी अदम इस्तेकाम है और हमारे कानून पर और हमारे इंसाफ पर सवालिया निशानात हैं, तो उसकी वजह से अमन नहीं है। और अमन नहीं है तो डॉलर भाग रहा है तो फिर हमारी मईशत ज़रा कमज़ोर है। इसके आपके सवाल के इस हिस्से से मुकम्मल इत्तेफाक है। लेकिन आप कहते हैं कि हम कोई बनगली में नहीं, ऐसी बात तो नहीं। बनगली में थोड़ा सा आपको दो चीज़ों को अलग अलग देखना होगा। 9 मई से पहले के वाक़यात को और 9 मई से और उसके बाद के हालात को आपको देखना होगा। 9 मई से पहले ऐसा था कि ये ख्याल किया जाता था कि सियासत पाकिस्तान के लिए की जा रही है। आपकी एक राय है, मेरी दूसरी राय है। सही। आप अपनी राय पे इसरार कर रहे हैं, मैं अपनी राय पे इसरार कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि मेरी राय से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा और आप कहते हैं कि मेरी राय से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। ये इख्तिलाफ राय हुस्न कहलाता है, तो ये ठीक होता है, उसको होना भी चाहिए। लेकिन 9 मई को तो पता चला कि बाज़ लोग तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सियासत कर रहे हैं और उनकी सियासत जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत ख़तरे की बात है। तो फिर ऐसे वाक़यात जन्म आए जो हमारे तारीख़ में बदनुमा दाग हैं। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। एक मिसाल ऐसी है कि आपका कोई जवान कोई बहादुरी दिखाता है दुश्मन के मुकाबले में, तो आप उसको अच्छे अल्फाज में याद करते हो, फिर आप उसके लिए कोई यादगार बनाते हो। जब कोई आदमी इस यादगार की तौहीन करता है या उसको उठाकर नीचे पटक देता है, तो इसका माना ये नहीं कि आपने एक मूर्ति को गिरा दिया है। इसका माना ये कि आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ख़राब कर दिया है और आप ये नहीं चाहते कि जिन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानी दी, जिनकी वजह से हम सो रहे हैं, वो जाग रहे हैं और वो कुर्बानी दे रहे हैं, वो लोग हमारे लिए काबिल एहतराम है या उनकी कोई यादगार है। आप ये तमाम मंज़र और पस मंज़र को उनकी मज़म्मत करते हैं, तो ज़ाहिर है ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। ठीक। कौम और मुल्क एक ऐसी चीज़ है जहाँ सियासी वाबस्तगियों को ख़त्म होना चाहिए। तो अब एक वाक़या आ गया है, इस वाक़े से हालात बहुत तब्दील हो गए हैं। ख़यालात ये भी आ गए हैं क्या इलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या कोई मुजरम कैफिर किरदार तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, या क्या अब भी अदालतें अपने लाडले को उस तरह लाडला समझेंगी और जुर्म और मुजरम का इस्तकबाल करेंगी या जुर्म और मुजरम को बेखुनी करेंगी। ये सवाल तो पैदा हो गए हैं। लेकिन हम बनगली में इसलिए नहीं है कि अगर 9 मई के मुजरमों को कैफिर किरदार तक पहुंचा दिया जाता है तो हमारा सफ़र तो जारी रहेगा, तमाम चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन ऐसा कोई न कहे कि हालात ख़राब हैं जी, आप 9 मई के मुजरमों को माफ़ कर दो। नहीं, इनको कैफिर किरदार तक इसलिए भी पहुंचाना ज़रूरी है कि आने वाले कोई सियासी ताकत इस तरह की हरकत फिर न कर सके। मौलवी साहब, एक बात तो मौलाना साहब, कोई इसमें दूसरी राय नहीं कि ये कौमी मुजरम है जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया, उनका तल्लक कहीं से भी हो वो कौमी मुजरम है, कोई दूसरी राय नहीं, और उनको सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए, इस पर भी कोई दूसरी राय नहीं। अच्छा, ये सारे वाक़यात थे 7-9 मई के बाद के। अब 7 और 9 मई से पहले 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। पाकिस्तान की सबसे माहिर जमातें इक़्तिदार के ईवानों में बैठी थी। एक चीज़ भी इस अरसे में
कोई एक ऐसी चीज़ जो आप आवाम को दे सके हों, कोई एक ऐसा रिलीफ जो आप आवाम को दे सके हों। आपकी जमात ने कहा सूद ख़त्म होगा, नहीं ख़त्म हुआ। कहा गया 3 माह में हालात बेहतर होंगे, नहीं बेहतर हुए। तो फिर ये बताएं, इस वाक़े के 2 मुलज़मों को हम कहते हैं कोई दूसरी राय नहीं, कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए कोई भी हो, लेकिन जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ 13 महीने या 12 महीने अवाम के साथ ये सारा खेल खेला है, उनके मतलब क्या हुक्म है? आपको 12 महीने नजर आ रहे हैं, 4.5 साल नजर नहीं आ रहे हैं? मुझे 30 साल भी नजर आ रहे तो हैं। मईशत के ख़राब हुए हैं IMF पे जाने की वजह से। IMF में हम गए हैं तो यहाँ तो हम उनका तसलसल कायम रखना पड़ता है। एक होटल में लिखा हुआ था आप खाना खाएं और आपका पोता आपका बिल अदा करेगा। तो किसी आदमी ने अच्छा खाया होगा और ज़्यादा खाया होगा, जब वो जा रहा था उसने बिल नहीं दिया, तो उसे पूछा कि आपने बिल क्यों नहीं दिया? तो उसने जवाब दिया आपने लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कि आपका पोता देगा ना, मैं तो नहीं दूंगा। उसने कहा हाँ ठीक है, आपका पोता तो देगा, लेकिन जो आप अपने दादा ने जो आपके खाया है वो तो आप दें ना। तो हमें अपने दादा का बिल देना पड़ता है, प्राय कर्जे देने पड़ते हैं। आप ये न भूलें हमने मुश्किल हालात के अंदर हुकूमत को उठाया। उस वक़्त हुकूमत उठाना ये फूलों का सेज नहीं था, वो कांटेदार खार थे। मौलवी साहब आपकी बात दुरुस्त है, आपने मुफ्ती साहब बहुत अच्छी बात आपने की। यासर आपसे आगे सवाल कर, सिर्फ एक जवाब दे दें, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ ना, आपको सुनता हूँ अक्सर टीवी पे, तो आपसे सीखता हूँ मैं, और आपसे सीख कर आगे मैं बयान करता हूँ। 23 दफ़ा IMF के पास गए हैं हम टोटल, 1 दफ़ा इमरान खान गया है, 22 दफ़ा बाकी हुकूमतें गई हैं। ज़रा उनका भी जिक्र फरमा दें। अगर आप पराया कर्जा मुझसे वसूल करेंगे तो मेरे अंदर इतनी सकत नहीं है। पराया कर्जा आपके साथियों ने लिया है, ज्यादा जो हुकूमत में आपके जो हुकूमत में वही गए हैं। बैरोना में बोला जितना बोझ मेरा है मैं वही उठा सकूंगा ना। मैं स्टेक होल्डर हूँ, स्टेक होल्डर नहीं हूँ, मैं हूँ पार्टनर। स्टेक होल्डर तो नून वाले हैं। मुझे तो पिछले सालों का भी हिसाब नहीं देना, इस हुकूमत के अंदर जो हमारी 4 वजारतें उसका हिसाब देना है। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि मईशत गिर रही है, इस मईशत के लिए कोई मिसाक़ी मईशत करनी चाहिए। हमसे ज़्यादा ख़राब मईशत थी इंडिया की, या इंडिया की बात करो तो लोग दुश्मन की निगाह से देखते हैं। इंडिया की मईशत ख़राब थी, वो आपस में बैठे उन्होंने एक मिसाक़ी मईशत किया। किस तरह किया कि हम आपस में लड़ते रहें, कोई जीता रहेगा कोई हारता रहेगा, लेकिन मईशत के ये ख़तो खाल इसको कोई नहीं छेड़ेगा। तो आज उनकी मईशत ठीक जा रही है। हम भी अगर इतने संजीदा हो जाएं और अपनी अना छोड़ दें और मिसाकी मईशत कर लें तो ये मुल्क के लिए अच्छा हो जाएगा। और 15 साल के लिए कोई खतोखाल तय कर लें, बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी इस बात की तायीद करता हूं कि इसी तरीके से होना चाहिए कि अपनी अनाओं का खौल इस हद तक उसमें नहीं छुप जाना चाहिए कि आपको रियासत मुकद्दम ना दिखाई दे। लेकिन माजी करीब में ये जो अभी मुज़ाकरात हुए हैं, उसी मुज़ाकरात से बायकॉट का फैसला JUIFA ने किया कि हम नहीं करेंगे, बाकी इत्तेहादी जमातें करना चाहती हैं तो कर लें। उसी मुज़ाकरात में से मिसाके मईशत का बीज भी बोया जा सकता था, लेकिन आप ही की जमात ने उससे बायकॉट का ऐलान किया था। यासिर आप तो होशियार आदमी हो, पता नहीं आपको कैसे अंदाज़ा हुआ। मैं तो आपकी सलाहियत से वाकिफ़ भी हूँ और मानता भी हूँ, लेकिन पता नहीं आजकल आपने क्या खाया हुआ है कि आपके ज़हन पर कुछ सर खाने को है ही नहीं ना, मईशत ही ज़वाल पजीरी की तरफ है। एक वक्त की रोटी मिल जाए उतना ही बड़ा है सर। नहीं, इनकार तो किया है जी मौलाना फजल रहमान साहब का खता। अर्ज़ कर रहा हूँ कोई सियासी जमात हम समेत वो मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर सकती। देखो हम ही वो लोग हैं कि PNA और भुट्टो साहब के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए उसके अंदर हमारा हिस्सा है। तो अब हमारा माजी देखें, हम मुज़ाकरात से इनकार करके हम कहाँ जाएंगे। ये हमारा मुल्क बंदूक उठाने का उसका माहौल तो नहीं है, यहाँ तो डायलाग से। बल्कि मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि हम बैनुल अक़वामी इश्यूज़ को भी मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं, मुल्की इश्यूज़ को भी मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। आपको मनाने नहीं आए आपके अपने, आपने बाइकाट किया, तो क्यों फिर अपनों के पास जाते हैं चोने होने? आपकी बहुत बड़ी जमात वो हमारा एक मौक़िफ़ था, अब भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम
उसूली तौर पर मुज़ाकरा से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जिसके साथ आपने बिठाना था वो गालियां दे रहा था, तो हमने कहा गालियां तो ना हो, इसलिए हमने इनकार किया कि हम पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने वो पहली बात की, अब बात आगे निकल चुकी, मैं वापस उसी बात पे आता हूँ। आपने ये कहा कि होटल के अंदर लिखा हुआ था कि आपका पोता आपका बिल अदा करेगा। पोते की जब बारी आई तो वो ये पोते के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बिल अदा करे। होटल को सिर्फ बिल चाहिए, तो यही सूरत हाल IMF की है कि IMF को सिर्फ कर्जाजात की वापसी चाहिए। IMF ने कतई तौर पे नहीं कहा कि आप शरह सूद में इजाफा कर दें, कतई तौर पे नहीं कहा पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा कर दें, कतई तौर पे नहीं कहा कि टैक्स के नफाज में आप आम तबके को भी रगड़ दें। ये सारा कुछ किया तो इसहाक डार साहब ने किया, ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, माहिर मईशत पाकिस्तान के इसकी तस्दीक कर सकते हैं। तो अब इन मामलात के ऊपर अवाम को किसने रगड़ा दिया? हमारा तो इसहाक डार और आवाम के अंदर फ़र्क करना होगा, तो हम आवाम की बात करेंगे, इसहाक डार की बात नहीं करेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि हम पार्टनर हैं, हम स्टेक होल्डर नहीं हैं। ज़्यादा मलबा आएगा तो मुस्लिम लीग नून पर आएगा, उससे कम ज़रा और हमसे ज़्यादा आएगा तो पीपल्स पार्टी पर आएगा। हम तो आखिरी नंबर पर खड़े हैं। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये क्यों कहा गया कि इसहाक डार आएगा तो डॉलर आएंगे, तो फिर वो आया और डॉलर भी नहीं आए। यानी हमने आवाम के लिए कुछ देर, अभी आजकल कुछ मेहरबानी हो गई है, कोई डीजल नीचे आ रहा है, कोई पेट्रोल नीचे आ रहा है, इसको तो ठीक है, लेकिन इसको भी आप ध्यान में रखें कि हम मुश्किल हालात के अंदर आए और हम मईशत को ठीक कर रहे हैं, मईशत को ठीक कर रहे हैं। हमें अच्छा, कुछ यही जानना चाहते हैं, अगर ठीक नहीं किया तो हमें वोट न दिया जाए, और ठीक किया तो हमें वोट दे दिया जाए। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ। मैं हमें कोई एक चीज़ ऐसी बता दी जाए जो माशियत को बेहतर करने में पूरी 13, 12, 11 या 9 जमातों ने कोई एक काम किया। हज महंगा कर दिया, हर चीज महंगी कर दी। अब तो 14 हो गया। अगर ये हुकूमत की बात आज मेडिसिन जो है ना, आपको पता है 40% महंगी होगी आज जब आपसे बात कर रहा हूं मैं। जी मुफ्ती साहब, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। हकीकत को कोई नहीं झुठला सकता, चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जहाँ मुल्क की सालिमियत की बात पैदा हो जाती है वहाँ महंगाई फिर दूसरी तरजीह होती है जनाब, पहली तरजीह नहीं होती। जहाँ मुल्क की सालिमियत की बात होती है, मुल्क को बचाने की बात होती है, उसके एटम बम को महफूज करने की बात होती है, वहाँ फिर लोग कहते हैं हम रूखी सूखी खाएंगे, अपने मुल्क को बचाएंगे। हम तो ऐसे हालात से दो चार हैं। जब ऐसे हालात से दो चार हैं, काम कर भी रहे हैं, हमारे लिए इक़्तिदार वो कांटे हैं, कांटे, फूलों का सेज नहीं है, तो फिर हम कुछ अच्छाई के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमारे हौसला शक्ली तो न की जाए। तो मुफ्ती साहब, जब आप ये समझते हैं इसहाक डार साहब वाले मामले के ऊपर कि वो आए डॉलर भी ना आए, तो जब इधर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने की खबरें मंजर आम पे आई, पूछा गया कि हुकूमत कैसे एहतजाज कर सकती है, तो कहा गया कि हम तो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, हम हुकूमत में तो मौजूद नहीं है, हुकूमत अलग है, PDM अलग है। तो सर आप फिर वो अलग प्लेटफॉर्म से महंगाई मार्च ही एक कर लेते, हुकूमत के खिलाफ के कुछ बेहतरी के इम्कानात कर लें। बहुत अच्छी तजवीज़ है आपकी, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तजवीज़। सियासत के अंदर एक नया बाब हो जाएगा। उस वक्त हमारा मौक़िफ़ था और अब भी है कि आप लोगों ने कहा दफ़ा 44 है, तो उसी दिन तो तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ, उसकी दफ़ा 44 की किसी बात नहीं की। और दफ़ा 44 का माना ये होता है कि आप कोई गड़बड़ नहीं करो, तो हमने नहीं की ना, हमने उसके मकासद को पूरा किया। और ये ठीक है कि हुकूमत का सरबराह वैसे दफा 144 का मतलब ये होता है कि 8-10 अफराद नहीं जमा हो सकते। आता सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो कहा जाता कि इदारों से टकराव हो गया। नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब आए, वो हुकूमत में नहीं हैं और हमारे वज़रा भी नहीं आए, तो इस तरह हमने इदारों को भी बचाया, तवाज़ुन भी पैदा किया और अपने एहतजाज को भी रिकॉर्ड किया। देखो, हम सियासत में नए असबाक लोगों को देते हैं, तो इसमें भी मैं चाहता हूं कि आप हमारी हौसला अफजाई। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं जब आप मुझे बताएं महंगाई मार्च कब कर रहे हैं। आपको पता है ना, लोग भूख से मार रहे हैं, महंगाई मार्च कब कर रहे हैं, आज ऐलान कर दे। फिर हम तो चाहते हैं, देखिए आप बड़े सच्चे, आप हुकूमत नहीं है, आप एक हिस्सेदार हैं, लेकिन आपने हमेशा बात की है कि अवाम की, तो मुझे बता दें महंगाई मार्च कब कर। मैं कहता हूं कि एक होती है अंदर बैठकर कैबिनेट में बात करना या PDM के इजलास में बात करना, और एक मौका होता है कि आप गली और कूचों में जाकर बात करें।
तो थोड़ा फ़र्क तो होता है ना। इधर तो हम कर रहे हैं, तो ज़रा सब्र तो करो, इतनी बेसब्री तो नहीं करो। चलें मौलाना साहब, मैं आपको, आप मुझे पिछली 10 मैं कह रहा हूँ पीडीएम की प्रेस रिलीज, पिछली 10 कबीना के इजलास की प्रेस रिलीज दिखा दें जिसमें महंगाई की बात आपकी तरफ से हुई है। ये 9 मई से पहले की भी बात है। पहले की कह रहा हूँ जी, छोड़ दे 9 में। मेरा मुल्क का इस्तेहकाम बड़ा मजबूत है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप महंगाई की बात करें, अंदर बैठ के बाहर बैठ के कोई एक दिखा दे। हम एक पार्टी नहीं है, हम इत्तेहाद हैं। इत्तेहाद में झंडा भी अलग होता है, एजेंडा भी अलग होता है। यहाँ तो 2035 तक एक मनसूबाबंदी थी, उस मनसूबाबंदी के 2 किरदार आपस में लड़ गए हैं और उनकी झोली के अंदर जो टमाटर या प्याज पड़ा हुआ था, या ये समझे कि माल्टा पड़ा हुआ था हुकूमत की सूरत में, वो हमारी झोली में आ गया है। तो हमने उसको संभालना तो है और आवाम को बेहतरी देनी है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे प्रेस रिलीज से ऐसी कोई बात तो नहीं आ गई कि लोग कहें जी देखो इत्तेहाद के अंदर फ़र्क आ गया, दरारें आ गई, हुकूमत गई। बल्कि जब 1 साल पूरा हुआ तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान दिया कि लोग हैरान हैं, ये इत्तेहादियों की हुकूमत क्यों नहीं टूटी और इसमें इख्तिलाफ क्यों नहीं आया। तो मैंने उसका ये जवाब दिया कि इस इत्तेहाद में हर एक आदमी बहुत संजीदा है, वो हुकूमत को नहीं सोचता, मुल्क को सोचता है, हालात को सोचता है। दोबारा हुकूमत के गिराने से हालात पैदा होंगे। उस संजीदगी की वजह से हम बहुत सारी बातें प्रेस रिलीज में नहीं देते, लेकिन आपस में डिस्कस तो करते हैं। चलें, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप संजीदा लोग हैं। ये संजीदगी क्या पाकिस्तानी अवाम के लिए महंगाई को ख़त्म करने की सूरत में, कोई अवामी रिलीफ देने की सूरत में, कोई इंडस्ट्री के चलने की सूरत में कब तक आ सकती है? नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अब तो काफ़ी नम हो गए हैं जी, अब तो नाम ही नम हो गए हैं मुफ्ती साहब। आप तो इतने आंसू, इतने नम चले गए हैं कि अब तो कौम भी फंस गए हैं। आता है ना, शर के बाद खैर आता है, तो कुछ खैर के कतरे आपने देखे। किश्ते वीरा कब बहाल होगी, कब कोई रौनक आएगी, वो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे मजीद बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा सेवदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस अफसोसनाक वाक़े के मुहर्रिकात क्या हैं? पाकिस्तान के अंदर जब इस्तेहकाम आने की कुछ बातें होती हैं, गर्द उठती है, गर्द थमने का नाम लेती है, लेकिन फिर कुछ मंजरनामा ऐसा वजह हो जाता है कि हमारे ऊपर ख़तरे के बादल मंडाना शुरू हो जाते हैं। आज यूब में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, सिराजुल हक साहब के काफ़िले में एक खुदकुश हमलावर घुसा, उसने खुद को धमाके से उड़ाया, जैकेट उसकी पूरी न खुली, 7 अफराद ज़ख्मी हुए, 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ये पाकिस्तान के अंदर क्या ये लहर फिर से जन्म ले रही है? इसका कला कमा करने के लिए क्या तब्दीली करने की ज़रूरत है? राना साहब, आप क्या समझते हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं? और ये सिराजुल हक साहब, ये जमात इस्लामी यही टारगेट क्यों? देखें, सिराजुल हक साहब ने कभी किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं की। सिराजुल हक साहब के हवाले से हम कह सकते हैं कि सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो एक नफीस शख्सियत के मालिक हैं। और जमात इस्लामी ने हमेशा पाकिस्तान के हवाले से बात की है, इन्होंने लोगों को जोड़ने के हवाले से बात की है, इन्होंने मसाहलत के हवाले से बात की है। लेकिन आज जो हुआ, क्या हुआ है, ये एक इंतहाई शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है और वार्निंग भी है कि अगर जमात इस्लामी के अमीर, उनके काफ़िले में ये हो सकता है, और उसके बाद ये भी थ्रेट्स आती है कि पंजाब में भी कुछ लोग दाखिल हो चुके हैं, और ये भी आता है कि सियासतदान उनका टारगेट हैं, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए तमाम सियासी जमातों को, हुकूमत में मौजूद लोग भी टारगेट हैं, ये रिपोर्ट है जी। और फिर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को ये सोचना चाहिए कि हम क्यों अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठे हैं। पाकिस्तान होगा तो हम होंगे,
पाकिस्तान की सालमियत होगी तो हम होंगे। हमें ये अपने इख्तिलाफात ख़त्म करके दहशत गर्दी की जंग को फिर जीतना चाहिए, अपनी अफवाज के कंधे के साथ कंधा मिलाना चाहिए। हमें वो ममालिक जो पाकिस्तान के अंदर कौन है, वो किसको नहीं पता, हमारा हमसाया मुल्क है, किसको नहीं पता कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करना चाहता है, किसको नहीं पता कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर। तो फिर हमें सबको मिलकर तमाम सियासी जमातों को, तमाम मीडिया को अपना रोल अदा करना चाहिए और इस दहशत गर्दी की जंग को जीतना चाहिए। हम दहशत गर्दों को हरा चुके हैं, अब ये जो इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं इसको भी ख़त्म करना होगा, इसके सहूलतकारों को भी ख़त्म करना होगा। ये भी देखिए ना, आपकी फॉरेन पॉलिसी पे चेंज क्या आ रहा है, ईरान के साथ राबिता, उनके सदर को पाकिस्तान की दावत, तो ये जो खित्ते के ममालिक हैं उनसे रवाबित बेहतर करने की कोशिश, तो ये किसकी आंख में खटकते हैं ये समझने की ज़रूरत है। अगर इसी तरह बटे रहे तो फिर नुकसान तो पाकिस्तान का ही है। देखिए, सबको पता है, मैंने तो कहा हमारा हमसाया मुल्क है, कोई और नहीं है, उसको तकलीफ़ है। पाकिस्तान की अगर खुशहाली पे तकलीफ़ है तो चंद एक ममालिक को तकलीफ़ है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम पे तकलीफ़ है चंद एक ममालिक को। वो किसी न किसी तरह अपने सहूलतकारों को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उनको फिर एक दफ़ा शिकस्त होगी, इंशाअल्लाह ताला उनके तमाम इरादे नेस्त व नाबूद होंगे, ये आप देख लीजिएगा। या सर, इस वक्त ज़रूरत जो है ना पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी, वो है सियासी इस्तेहकाम की। अगर सियासी इस्तेहकाम हो जाता है तो आप देखेंगे मुआशी इस्तेहकाम और दहशत गर्दी की जंग को जीतना तो है ही, हमने, हमारे इदारे बहुत मजबूत, बहुत आसान हो जाए। आज मुझे ये एक खुशी हुई कि आज पहली दफ़ा कप्तान के घर जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद वहाँ पे जो रुकावटें थी ख़त्म कर दी हैं, ऐसे वो जितनी रुकावटें थी ख़त्म कर दी गई हैं। जो इंतज़ामिया की तरफ इंतज़ामिया ने कप्तान के घर के बाहर जो कंटेनर्स और बाकी चीज़ें थी और उसमें कोई मुज़ाहमत नहीं हुई, कोई मुदाखलत नहीं हुई, इसलिए कि कप्तान ने अपने घर का दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। उसने कहा आए भाई आके देखें, अगर कोई गलत है तो पकड़ ले, मुझे खुद उससे ख़तरा है। और अगर यहाँ पर आपको ये नज़र आता है कि इससे होता है, हम ख़त्म करते हैं, इसलिए ख़त्म करते हैं कि हम किसी सूरत में कोई ऐसा काम नहीं चाहते जो पाकिस्तान के या पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ हो। हम चाहते हैं मेरिट पे सब कुछ हो। आप देखें कि उस घर के अंदर लगे हुए तमाम कैंप्स का दौरा किया गया, मज़े वाली बात है, मैं मौजूद था वहाँ पे, मैंने वो सारी चीज़ें देखी। अच्छा, खाली कुर्सियाँ थी, वो लोग थे जो सिक्योरिटी पे खुद हुकूमत ने दी है, या वो लोग थे जो वैसे सिक्योरिटी गार्ड, बाकी लोग सारे वापस चले गए, नहीं था कोई नहीं वहाँ पे। मैं आपको बिल्कुल अच्छा किया, ये अच्छा फैसला है, रियासत से लड़ना नहीं चाहिए, ये अच्छा फैसला है कि हमने अमन कायम रखना है, अपनी सियासत करें, सियासी मैदान में आए, सियासत में आके कोई हरा सकता है तो वो हरा दे, कोई जीत सकता है वो जीत जाए, होना भी यही चाहिए। मैं समझता हूँ वो तमाम किरदार जो वाकई मुलव्वस है, या सर मतलब इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो वाकई मुलव्वस है किसी वाक़ये में साने, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन किसी को सियासी तौर पर मुजरम नहीं बनाना चाहिए, किसी को सियासी तौर पर इंतकाम नहीं लेना चाहिए। यानी इस मंजरनामे में कि जहाँ पर आप ये देख रहे हो कि मामलात जो हैं वो गलत समत में गए हैं, तो उस गलत समत में किसी को सिर्फ अपनी ज़ाती या ना की बदौलत या किसी से ज़ाती दुश्मनी की बदौलत या सियासी इख्तलाफ की बदौलत नामजद नहीं करना चाहिए। और दूसरा, मैं आज इस तरह कुछ मैं सियासी तौर पे हम शायद इख्तलाफ कर सकें, लेकिन मैं मियां नवाज शरीफ को अप्रिशिएट करूँगा जी। मियां नवाज शरीफ ने जो आज कहा है कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, और ये पाकिस्तान के अंदर आप ज़हन में रखिएगा, सियासी जमातों पर पाबंदियाँ चल नहीं सकती, सियासी जमातों पर पाबंदियाँ लंबे अरसे तक रह नहीं सकती। और अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ के हवाले से मियां नवाज शरीफ का बयान जो मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, तो उससे तो ये वाज़ेह चीज़ लगती है कि इससे अच्छी और कौन सी रवायत है। क्यों नहीं हम ये रवायात डालते, क्यों नहीं हम ये चीज़ें डालते कि हम सियासी मुखालिफ रहें लेकिन उसको अपनी ज़ाती अना पे लेके न जाएं। हम सियासी मुखालिफ रहें, सियासत के मैदानों पे इलेक्शन में जाएं, सियासत के मैदानों पे इलेक्शन लड़ें, आवाम से अपना वोट मांगें, आवाम जिसको मुंतखब करे उसको माने, उसको उसका मुतल्लका टाइम दें, उस देखें अगर वो कुछ ना कुछ चीज़ करता है, डेवलपमेंट के काम करता है, अगर वो कोई ना कोई चीज़ करके देता है तो उसको अगली दफ़ा फिर वोट मिलेंगे, अगर नहीं करता तो वो भुगत लेगा। हमने यहाँ पर सियासत को अना बना लिया है, वो अना जो ज़ाती अना है। हाँ, इसको, इस सियासत को मुल्क की अना बनाएं,
इस सियासत को मुल्क के लिए इस्तेमाल करें, आम आदमी को रिलीफ दें। या सर, इस पूरी सियासी लड़ाई में मुझे बता दें, किसी कबीना के इजलास में, किसी अपोजिशन पार्टी के जुलूसों में, जलसों में आम आदमी की बात हो रही है? आज इतनी महंगी मेडिसिन हो गई है जिसकी था कोई नहीं है। ये सारे मामले ने क्या एक लिबादा दिया है वफाकी हुकूमत को? किस किस्म का लिबादा? वफाकी हुकूमत एक लिबादा पहने हुए, तमाम मामलात इसी तरफ ही हैं। मुझे अफसोस हो रहा है ना, मुझे अफसोस हो रहा है। देखें, हमारे इदारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो मुल्ज़म होंगे उनको सजा मिलेगी। बस इससे आगे इसको हम इसका मिलिट्री कोर्ट बनता है, कोई भी बनता है, जहाँ पे जाएंगे सजा होगी। वफाकी हुकूमत अवाम के लिए क्या किरदार मैं इसी भी वही बात कर रहा हूँ। 9 मई से पहले भी ले लें। 9 मई से पहले की बात, सुबह उठते हैं ना, टीवी लगाते हैं, रोजाना 21-22 सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं। या सर, सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में एक ही चीज होती है, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। और भाई अवाम की बात भी कर दो, ये बात भी कर दो कि जनाब मैंने फलां चीज सस्ती करनी है, मेडिसिन सस्ती करनी है, आटा सस्ता करना है, मैंने सब्जियां सस्ती करनी है, मैंने खाने की चीज़ें सस्ती करनी है, चिकन जो पॉइंट से बाहर हो चुका है मैंने ये सस्ता करना है, हमने अवाम को ये रिलीफ देना है, बंद जो हमारी फैक्ट्रियां उन्हें हमने चलाना है, आवाम को सस्ती बिजली देनी है, आवाम को सस्ती गैस देनी है, आवाम को सस्ती रोटी देनी है, आवाम को नौकरियां देनी है, आवाम को वो चीज़ें देनी है जिससे आवाम जिंदा रह सके। नहीं होती। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, कभी कराची की मेयरशिप की लड़ाई है, तो कभी किसी पे इल्ज़ाम तराशी की लड़ाई है, कभी किसी को नाअहल कराने की बात है, तो कभी किसी को अहल कराने की बात है, कभी अपनी सियासत की बात है, तो कभी किसी और चीज़ की बात है। भाई आपके मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुआशी इस्तेहकाम है, आपके मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुआशी बदहाली है। उस पर किसी वजीर को सुना आपने? उस पर किसी वजीर आला को सुना आपने? उस पर किसी अपोजिशन लीडर को सुना आपने? उस पर किसी मशीर को सुना आपने? नहीं सुना ना। इसलिए नहीं सुना कि वो चाहते हैं कि यह अवाम गुट गुट के मर जाए, ये भूख से मर जाए, या फ्लास से मर जाए, ये जो है बेरोजगारी से मर जाए, इसको आटा ना मिले, इसको घी ना मिले, इसको चीनी ना मिले, इसको अद्वियात ना मिले, कुछ भी ना मिले, ये भूख से मर जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।